कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सोने का खजाना। बहुत समय पहले की बात है। आजमगढ़ नाम के राज्य के एक छोटे से गांव में मक्खीलाल और उसका परिवार रहता था। मक्खीलाल बहुत ही नेकदिल और दयालु व्यक्ति था। वो हमेशा घर आए लोगों की मदद किया करता था। उसका मानना था कि हमारे हालात जैसे भी हो, उन हालातों में भी हो सके उतनी किसी की भी मदद करनी चाहिए। आखिर हम इस संसार में किसी न किसी कारणवश आते हैं और भगवान हमेशा उन लोगों का ही साथ देता है जो दूसरों को खुशियां दे। वो ये बात अपने दोनों बच्चों को भी हमेशा समझाता था। लेकिन मक्खीलाल के दोनों बेटे बड़े ही आलसी थे। वो दिन भर घर पर ही खा पीकर सोए रहते। मक्खीलाल के पास 7-8 गायें थी और कुछ भैंसे भी। हर सुबह उठकर वो अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल ले जाता। शाम को दूध निकालकर पास वाले गांव में साइकिल से जाके बेच आता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मक्खीलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे निर्मला, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ जी? आज कहीं बाहर जाना है क्या आपको? अरे नहीं भाग्यवान, मैं तो अपने दोनों बेटों को लेकर चिंतित हूँ। ना ही ये कुछ काम करते हैं और ना ही अच्छे से बात करते हैं। बस दिन भर खा पीकर सोए रहते हैं। कब ये जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेंगे पता नहीं। उम्र के हिसाब से अब मुझसे भी ये सारे काम नहीं होते। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अब दोनों को अपने अपने काम बांट कर देने चाहिए। आज शाम को ही आप दोनों को अपने अपने काम समझा दो और थोड़ा सख्ती से पेश आओ। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ दूसरा पर्याय भी नहीं। मक्खीलाल और निर्मला घर के अंदर जाते हैं। तभी राजू और पिंटू अंदर आकर अपनी माँ से बोलते हैं, अरे माँ, जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी। अरे राजू पिंटू, जरा यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी माँ तब तक खाना लेकर आ जाएगी। देखो बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। आज से मैं घर की सारी जिम्मेदारियां तुम दोनों पर डालता हूँ। मुझसे अब कोई काम नहीं हो पाता। कल से तुम दोनों भाई जानवरों को लेकर जंगल जाओगे और दूध निकालकर बेचने भी जाओगे। लेकिन पिताजी, आज तक तो हम कभी जंगल में अपने जानवरों को लेकर नहीं गए। क्या हमसे ये हो पाएगा? उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने गाय और भैंसों को हमेशा की तरह छोड़ देना है और बस उनके पीछे पीछे चलना है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो किसी के खेतों की फसल में ना जाए। इतना ही तो है। दूसरे ही दिन राजू और पिंटू को मक्खीलाल सुबह सुबह जल्दी उठाता है, उनसे सारे काम करवाता है। राजू और पिंटू को ये सारे काम करने में बड़ा ही आलस आता है। दोनों भी जैसे तैसे काम खत्म करते हैं और नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। अरे यार पिंटू, पिताजी ने ये क्या नया नाटक लगा के रखा है? ये भी कोई हमारी उम्र है काम करने की? अभी तो हमें बस खाना पीना, घूमना और सोना चाहिए। हाँ भैया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? हाँ भाई, अब दूसरा कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। ऐसा कहकर दोनों वहां से घर चले गए। धीरे धीरे दोनों भाई अच्छे से काम करने लगे और अब उन्हें उस काम की आदत भी पड़ गई। दोनों हंसी खुशी काम करने लगे, गरीबों की मदद भी करने लगे। ये सब देखकर मक्खीलाल और निर्मला भी बहुत खुश हो गई। ऐसे ही एक दिन राजू और पिंटू जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए लेकर गए थे। अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए दोनों भी एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी राजू की नजर पेड़ पर लगे एक दरवाजे पर पड़ती है और राजू चौंक कर पिंटू से कहता है, अरे पिंटू, जरा यहाँ देख तो, ये एकदम दरवाजे की तरह लग रहा है। इतने बड़े विशाल पेड़ में दरवाजा कैसे हो सकता है? हाँ भैया, ये तो दरवाजे जैसा ही लग रहा है। चलो इसे ढकेल के देखते हैं। राजू और पिंटू दोनों मिलकर उसे ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जल्दी खुलता ही नहीं। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और जैसे तैसे करके वो दरवाजा खोल लेते हैं। अरे भाई राजू, हमने इस दरवाजे को खोल तो दिया, लेकिन अब इसके अंदर जाने मत बोलना। इसके अंदर कोई भूत वूत होगा तो हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। अरे चुप, डरपोक कहीं का। इतनी मेहनत से खोला है, एक बार अंदर क्या है जानकर ही घर वापस जाएंगे। चलो, और तुम्हारी जेब में जो माचिस है ना, उससे जरा ये 2 लकड़ियाँ जला दो। अंदर बहुत अंधेरा है, उस रोशनी के सहारे हम अंदर जाएंगे। पिंटू थोड़ा डरा सहमा सा राजू की ओर देखता है और 2 लकड़ियां जलाकर उनकी 2 मशालें तैयार कर लेता है। उनमें से एक मशाल राजू को देता है। भाई, तुम मुझसे बड़े हो, तुम आगे चलो, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही आता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है।
अरे हाँ हाँ, मुझे पता है तुम फट्टू हो। चलो अब चुपचाप मेरे पीछे चलो। दोनों हाथ में मशाल पकड़े उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। उस पेड़ के दरवाजे के अंदर जाते ही उन्हें एक सुरंग नजर आती है। वहां के बड़े बड़े मकड़ी के जाले साफ करते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उन्हें उस सुरंग से रोशनी आती दिखाई देती है। पिंटू, पिंटू देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आगे किसी चमचमाते खजाने की सुनहरी रोशनी है। हाँ भैया, लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन क्या पता खजाने के अलावा कुछ और ही निकला तो। अरे तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो, डरपोक। चलो मेरे पीछे। दोनों उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस रोशनी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां चमचमाते हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्कों से भरे घड़े, बहुमूल्य सोने की मूर्तियां, माणिक मोती, ये सब भरे पड़े हैं, जैसे कि वो सुरंग कुबेर के खजाने से भरी हो। ये नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पिंटू, मेरे भाई पिंटू, देखो इतना सारा खजाना शायद ही दुनिया में किसी के पास होगा। हम अमीर हो गए भाई, हम बहुत अमीर हो गए। तभी पिंटू को किसी के कराहने की आवाज आती है, जैसे कोई तड़प रहा हो। वो इधर उधर देखता है। उसे कोने में एक विशाल सा भालू जख्मी हालत में दिखाई देता है। राजू और पिंटू दोनों डर के उस भालू के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि उस भालू के पैरों पर एक बड़ा सा घाव है। भैया, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन अगर इसने हम पर हमला कर दिया तो हम यहाँ से वापस भी नहीं जा पाएंगे। जब तक ये बेहोश है तब तक हम खजाना लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। नहीं नहीं भैया, हमें इस भालू की मदद करनी ही पड़ेगी। पता है ना पिताजी ने क्या सिखाया है? हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। हम इस भालू को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते भैया। चलो इसके जख्म पर पट्टी बांधते हैं, तब तक तुम पानी का इंतजाम करो। अच्छा ठीक है। जैसे ही पिंटू पट्टी बांधने के लिए भालू के पास जाता है और उसे छूता है, वैसे ही वहां तेज रोशनी फैलती है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। उस रोशनी के साथ साथ वहां साक्षात कुबेर प्रकट होते हैं। आप कौन हो? हे मानव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुबेर हूँ। मुझे श्राप मिला था। उस श्राप के चलते मैं कई सदियों से इस सुरंग में बंद था। जब तक कोई मानव आकर मुझे स्पर्श नहीं करता, तब तक मैं इस भालू के रूप से मुक्त नहीं हो सकता था। तुमने मुझे स्पर्श करके मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। और हाँ, तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं तुम्हें मेरा खजाना देता हूँ। तुम जितना चाहे ले जा सकते हो। कुबेर अदृश्य हो जाते हैं। राजू और पिंटू वो खजाना लेकर घर आते हैं। उस खजाने के जोर पर वो बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सारे गांव वालों की हमेशा मदद करते हैं और इसी तरह एक आराम भरी जिंदगी जीने लगते हैं। मंगापुर नाम के गांव में एक राघव नाम का आदमी रहा करता था। वो हमेशा बहुत खुश रहा करता था। उसकी पत्नी रीमा बहुत ही सालस किस्म की औरत थी और उसके स्वभाव से सारे लोग उन दोनों से अच्छे से बात किया करते थे। उनको एक बेटी थी जिसका नाम था शिवानी। शिवानी बहुत ही होशियार और पढ़ाकू लड़की थी। उसका स्कूल में हमेशा पहला नंबर आया करता था। इसी वजह से वो माँ बाबूजी की बहुत लाडली थी। एक दिन शिवानी अपनी माँ से, माँ, मुझे मेरे टिफिन में चिकन की सब्जी चाहिए, क्या तुम मुझे दोगी? अरे बेटी, क्यों नहीं दूंगी, मगर स्कूल में नॉनवेज नहीं लेकर जाते, समझी? घर पे शाम को बनाऊंगी। मेरी सहेलियों को तुम्हारे हाथ का चिकन बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे टिफिन में चाहिए था। अच्छा, तो सहेलियों को घर पर खाने के लिए बुला कर लाना, ठीक है? अब तो कोई टेंशन नहीं। हाँ माँ, मैं मेरी सारी सहेलियों को बता दूंगी। अगले दिन शिवानी स्कूल जाकर अपनी सारी सहेलियों को बताती है कि कल मेरी माँ चिकन बनाने वाली है, तुम सबको मेरे घर आना है। तभी काव्या और रीना उसके घर पर आने के लिए हाँ कह देते हैं और अगले दिन वो दोनों सहेलियां शिवानी के घर आ जाती हैं और काव्या और रीना बहुत चाव से चिकन खाती है और शिवानी से बोलती है, अरे शिवानी, तुम्हारी माँ के हाथों में तो जादू है। क्या चिकन की सब्जी बनाई थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आई।
ऐसा कहकर काव्या और रीना वहां से चले जाते हैं और ये सब सुन शिवानी बड़ी खुश हो जाती है और वो अपनी माँ से, माँ, आज मेरी सहेलियों को तुम्हारे हाथ की सब्जी बहुत पसंद आई। अच्छा, मेरी बच्ची को पसंद आई या नहीं? हाँ माँ, मुझे भी पसंद आई। ऐसा कहकर शिवानी अपनी पढ़ाई करने अपने पुस्तक लेकर बैठ जाती है और अपना काम करती है। अब रीमा अपना पूरा काम समेट लेती है और राघव का घर पर इंतजार कर रही थी। तभी राघव घर पर आ जाता है और रीमा और राघव खाना खा लेते हैं और अपना अगले दिन का काम करने लग जाते हैं। तभी रीमा राघव से, अजी सुनते हो, बच्चों को बहुत सब्जी पसंद आई। मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। अरे तुम्हारे हाथ की सब्जी बच्चियों को क्या, सब लोगों को पसंद आती है। मुझे तो ऐसे ही हमेशा चिढ़ाते रहते हो। अब वो खुशी खुशी सो जाते हैं और सुबह उठकर दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। वो दोनों घर से काम के लिए निकल जाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद लॉकडाउन लगने की वजह से सारे गांव में लोग घर में बैठे थे, जिसकी वजह से कोई भी घर के बाहर जा नहीं रहा था। तभी राघव का भी काम छूट गया और वो घर पर रहने लगा, मगर उसे अब कैसे गुजारा होगा इसकी चिंता खाई जाती थी। अब शिवानी भी घर पर रहा करती थी। अब किसी को कोई काम नहीं था। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में तो घर का गुजारा होना भी बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या करें? अजी, ये लॉकडाउन की वजह से हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। चुपचाप घर में बैठकर जो है उसमें निभाना पड़ेगा। मगर ऐसा कब तक चलेगा? 1 महीने के बाद तो बाहर खाने की तलाश में निकलना होगा। हाँ, आप भी सच कह रहे हैं। अब क्या करें हम जिससे हमें कुछ काम धंधा मिल जाए। उन दोनों की बातें शिवानी सुन लेती है और अपने माँ और पिताजी से, पिताजी, मैं क्या कह रही हूँ, माँ के हाथ का बनाया हुआ चिकन सबको पसंद आता है, क्योंकि वो चूल्हे पर बना हुआ होता है। आजकल कोई इतनी मेहनत नहीं करता और इसी वजह से हम लोगों को मिट्टी के चूल्हे का चिकन बनवा करके बेचेंगे, जिससे हमारे घर का गुजारा भी हो जाएगा और लोगों को घर बैठे खाना मिलता रहेगा। वो कैसे हो सकेगा? बाबा, इस फोन से हम कस्टमर को हमारा फोन नंबर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और जैसे ऑर्डर आएंगे हम वैसे उनको होम डिलीवरी दे देंगे। और रहा सवाल पैसों का, तो हम ऑनलाइन ट्रांसफर करवाने को बोलेंगे, नहीं तो कैश ले लेंगे। कैसा लगा मेरा विचार? तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, मगर ये सब चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगा। अरे, खाने वालों की कमी नहीं है हमारे गांव में, समझे? और सब जोर जोर से हंसने लगे। अब घर में तय हो गया कि वे चूल्हे का चिकन बनवाकर लोगों को देंगे। अगले दिन राघव अपने दोस्तों तथा गांव के सारे लोगों को अपना चूल्हे का चिकन का एक मैसेज डाल देता है और ये सब पढ़कर उसके पास पहले 3 ऑर्डर आए। तब राघव ने दुकान से चिकन लेकर आया और उसकी बीवी ने तुरंत चूल्हा जलाकर उस पे चिकन बनाया और उसका चिकन इतना अच्छा बनता था कि लोगों को उसका टेस्ट बहुत पसंद आने लगा। होम डिलीवरी होने के कारण बहुत सारे लोग राघव से चिकन मंगवाते थे और राघव उस चिकन की ऑर्डर को टाइम से पूरी कर देता था। उसके इस काम में रीमा उसके साथ खड़ी थी और इसी वजह से ये सब हो पाया था। अब एक दिन, अरे रीमा, क्या कर रही हो? चिकन बन गया क्या? जी नहीं, थोड़ी देर और लगेगी, थोड़ा ठहर जाओ। अरे रीमा, सुनती हो, तुमको ये काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे क्या करे, काम है तो करना तो पड़ेगा। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी मदद के लिए शिवानी है ही। हाँ, ये बात सही कही तुमने। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब राघव घर घर जाकर अपने चिकन के पार्सल देकर आया करता था और लोग भी वो स्वादिष्ट चिकन खाकर बहुत खुश थे। अरे रीमा, दिवाली आ रही है ना? हाँ जी, अब जल्द ही दिवाली आएगी। ये लो कुछ पैसे जो मैंने जमा करके रखे हैं, इससे हम दिवाली मना सकेंगे। अजी, हम इस साल पटाखे नहीं खरीदेंगे और उसी पैसों से हमारे जैसे जिनका लॉकडाउन में जीने का सहारा ही छिन गया है, उनके लिए हम कुछ अनाज दान करेंगे। आप क्या कहते हो? अरे रीमा, क्या विचार बताया है तुमने। मैं तो तुम्हारे विचार से बहुत खुश हूँ। ये लो हमारे नए कपड़े के पैसे, इससे भी राशन खरीद कर लेकर आना, हम पुराने साल के कपड़े पहन लेंगे।
जी, हम वो कर सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ रीमा, तुम ऐसे विचार रखती हो, इसीलिए मेरी बेटी भी इतने नेक विचार की है। अब वो तीनों खाना खाकर सो जाते हैं और इस साल की दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। और उनके नेक दिल स्वभाव की वजह से राघव और उनके परिवार ने लॉकडाउन में भी अपने परिवार की जरूरत अनुसार कमा लिया था और उसमें से भी जरूरतमंदों को दे दिया। अब वो तीनों खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे विचार करने चाहिए और उसके साथ जीना चाहिए। एक राधानगर नाम के गांव में किशन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही होशियार किस्म का आदमी था। किशन का अपना इस्त्री का दुकान था। उसमें वो लोगों के कपड़े धोकर उनको अच्छी तरह से इस्त्री करता था और इसी वजह से किशन बहुत फेमस हो गया था। उसके पास सारे गांव के बड़े बड़े घरों के कपड़े आया करते थे। किशन के साथ उसकी पत्नी राधा उसका हाथ बटा दिया करती थी। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था सागरिका। सागरिका बहुत ही नेक दिल किस्म की लड़की थी। उसको कोई भी जरूरतमंद मिलता वो उसे मदद कर दिया करती थी, कभी भी किसी को मना नहीं करती थी। उसका स्वभाव सारे गांव में पता था, इसलिए बहुत सारे लोग अपनी मजबूरी दिखाकर उससे काम करवा लेते थे। अब एक दिन किशन अपनी बेटी से कहता है, बेटी, हमेशा ऐसा नेक दिल स्वभाव भी कभी कभी घातक हो सकता है। पिताजी, पता है मैं किसी की मदद करूंगी तो उसका पुण्य मुझे ही मिलेगा, है ना? इसलिए मैं हमेशा अच्छे काम करती हूँ। तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है बेटी। हाँ चलो पिताजी, अब खाना खा लेते हैं। हाँ चलो। अब तीनों बैठकर खाना खा लेते हैं और खाना हो जाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राधा और सागरिका सारे घर के काम पूरे कर लेती हैं, मगर किशन आज जल्दी उठता ही नहीं। अब सागरिका अपने पिताजी को उठाने के लिए जाती है। पिताजी उठिए ना, आपका बदन तो बुखार में गर्म है। माँ जल्दी यहाँ आओ। अरे ये क्या हुआ, और ये अभी तक उठे नहीं? माँ, पिताजी को तेज बुखार है, देखो ना पिताजी उठ ही नहीं रहे। अरे हाँ, इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, चलो जल्दी। हाँ माँ चलो। ऐसा कहकर सागरिका और राधा किशन को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। तभी डॉक्टर उनको देखकर उनको चेक करते हैं और डॉक्टर सागरिका से कहते हैं, इनको बहुत तेज बुखार होने की वजह से इनको टाइफाइड हो गया है। अब इन्हें हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। डॉक्टर, कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं, मगर उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। जी ठीक है डॉक्टर, आप उनका अच्छी तरह से इलाज कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। जी, आप जा सकती हैं। अब सागरिका अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवा के अपनी माँ को वहाँ अपने पिताजी के पास रुकने के लिए कहती है। माँ, तुम यहाँ पिताजी के पास रुको, मैं घर जाकर कुछ पैसों का इंतजाम करके लाऊंगी, आप चिंता मत करो। संभल कर बेटी, और अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सागरिका वहाँ से चली जाती है और घर आकर सोचने लगती है कि मैं क्या काम करूँ जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाए। तभी उसका ध्यान उसके पिताजी की स्त्री पर चला जाता है और वो सोच लेती है कि मैं यही काम अब करूंगी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। वो स्त्री से कपड़े प्रेस करने लगती है और सारे कपड़े एक ही रात में प्रेस करके रख देती है और सो जाती है। अब अगले दिन जल्दी उठकर सागरिका अपने सारे काम कर लेती है और सबके यहाँ पे उसके पिताजी ने लाए हुए इस्त्री किए हुए कपड़े लेकर चली जाती है। अब सारे लोग उसकी ओर बड़ी आश्चर्य से देख रहे थे और एक आदमी बोला, बेटी, तुम आज ये कपड़े क्यों लेकर आई हो? चाचा जी, आज से मैं यही काम करूंगी क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं अब मेरे पिताजी का काम करूंगी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं बिटिया, आपत्ति क्यों होगी? हमें तो सब लोगों को अच्छा हुआ। बाकी तुम इन लोगों से बच के रहना, ये लोग बड़े हिसाब में गफला कर देते हैं। मैं ध्यान रखूंगी, चलती हूँ। आदमी से सागरिका पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने सारे प्रेस किए हुए कपड़े देकर अपने धोने के कपड़े लेकर घर चली आती है। घर आकर वो इतने सारे कपड़े धोकर सुखाती है और उनको रात को इस्त्री करके रख देती है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। सागरिका अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती है और वो हमेशा किसके यहाँ से कितने कपड़े लाए और दिए
इसका सारा हिसाब लिखती थी। इसी वजह से उसको अब हिसाब रखने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। एक दिन शाम उससे कहता है, मेरे कपड़ों के 100 रुपए हुए हैं, तुम 150 बोल रही हो, ज्यादा है। आपने मुझे जो कपड़े दिए थे उसके कुल मिलाकर 150 रुपए होते हैं। आप हिसाब देख सकते हैं, चाहिए तो दिन में कितने कपड़े हैं उसका हिसाब आपको मैं दे देती हूँ। शाम को पता चलता है कि सागरिका अब खुद अच्छी तरह से हिसाब किताब लिखकर बोल रही है। ये देख वो बोलता है, अरे बिटिया, मुझे लगा 100 रुपए हुए, ये लो तुम्हारे 150 रुपए और ये लो आज के कपड़े। तभी सागरिका उनके सामने कपड़े गिनकर घर लेकर जाती है और महीना होने के बाद वो सारे गांव के लोगों के पास से हिसाब करके पैसा लेकर आती है और पैसे लेने के बाद वो घर जाकर पैसे गिनने लगती है। उसके पास 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं। सागरिका वो पैसे लेकर अस्पताल में चली जाती है। अस्पताल में जाकर उसके पिताजी की तबीयत में अब बहुत सुधार आ गया था। ये देख सागरिका बहुत खुश थी, मगर सागरिका को बाहर ही नर्स रोककर बुला लेती है और कहती है, मैडम, आपके पिताजी का बिल तैयार है, आप कहें तो बना दूं? मैडम, कितना बिल हुआ है मुझे बताइए प्लीज। मैडम, 24,000 हुए हैं। आपको ये कल तक भरना है क्योंकि कल आपके पिताजी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जी मैडम, मैं देखती हूँ। अब ऐसा कहकर सागरिका अपने माँ और पिताजी से मिलकर घर जाने के लिए निकलती है और घर आकर सोचने लगती है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे सागरिका सोच ही रही थी कि तभी सागरिका के घर में कपड़े इस्त्री करने वाली स्त्री सोना उगलने लगी। ये सब देख सागरिका डर गई और वो बोली, कोड है, कोड है, किसने किया ये सब? मैं स्त्री बोल रही हूँ, क्या तुम बोल सकती हो? हाँ सागरिका, मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ, इसलिए मैं ये सोना दे रही हूँ। इसे लेकर तुम अपने पिताजी के अस्पताल के पैसे भर सकती हो। ये लो सोना और जाकर बेचकर दवाइयाँ खरीद लेना और जरूरत पड़े तो और मांग लेना। तुम्हें अब कभी भी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर स्त्री बोलना बंद करके सोना दे देती है और आवाज बंद हो जाती है। ये सब देख सागरिका को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और वो हाथ में सोना लेकर देखती है तो वो सोना खरा सोना होता है। वो अब बहुत खुश हो जाती है। सागरिका वो सोना लेकर सुनार की दुकान जाकर उसे बेच देती है और उस पैसे से अपने पिताजी की अस्पताल का बिल भरती है और कुछ दवाइयाँ लेकर आती है। अब ये सब सागरिका के माता पिता सुन वो भगवान का मन ही मन बहुत शुक्रिया करते हैं और अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं। और किशन अपनी बेटी से बोलता है, मुझे ऐसी बेटी मिली, ये मेरा भाग्य है और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है और अब उन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। वो बड़े आराम से जिंदगी बिताते हैं। ये सब सोना देने वाली स्त्री की वजह से हुआ था।